My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma. In this lesson, I'll be explaining to you a poem. It's for the students of class 9th from their main reader book Beehive. The title of the poem is The Lake Isle of Innisfree, and it is composed by one of the greatest poets of the English language, William Butler Yeats, who received the 1923 Nobel Prize for Literature and is also called the National Poet of Ireland. Now see first of all the title of the poem, The Lake Isle of Innisfree. यहाँ एक जगह की बात हो रही है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. तो क्या है वो जगह? वो जगह है एक आइलैंड, ISLAND. बेटा सबसे पहले तो आप इस वर्ड आइलैंड की प्रोनाउंसिएशन को देखिए. ISLAND मैंने स्पेलिंग्स बोली है और इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आइलैंड. यहाँ पर एस साइलेंट है. ओके, तो एक आइलैंड की बात हो रही है. आइलैंड का मतलब द्वीप, या हम कह सकते हैं कि ऐसा लैंडमास जो चारों ओर से वाटर से सराउंडेड होता है, राइट. और ये जो आइल वर्ड है ISLE, ये ISLE आइल जो है ये इस आइलैंड की ही शॉर्ट फॉर्म है. तो यहाँ पर भी एस हमारा साइलेंट हो गया, तो इसे पढ़ेंगे हम आइल. ओके, तो जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है ये दरअसल कहाँ पर है? ये है इनिसफ्री में. ओके, इनिसफ्री कहाँ पर है? देखिए, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जो है वो दरअसल आयरलैंड में है. ये मैंने आपको मैप भी शो किया है इनिसफ्री का, और ये जो एक्चुअल पिक्चर है लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की वो भी मैंने यहाँ पर आपको शो की है, राइट. एंड इस प्रेजेंट पोएम में भी येट्स जो है वो इस ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर, है ना. ये कितना खूबसूरत सीन है. जो पिक्चर यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. तो येट्स जो हैं वो इस पीसफुल, ब्यूटीफुल और काम जगह पर वापस जाना चाहते हैं. वापस कैसे? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपना बचपन बिताया था. मीन्स जब वो पहले जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तब वो वहाँ पर रहते थे. तो ये जगह कौन सी है? देखिए, द आइल ऑफ इनिसफ्री इज़ एन अनइनहेबिटेड आइलैंड. यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये अनइनहेबिटेड है. विद इन लॉफ गिल in County Sligo, Ireland, near which Yeats spent his summers as a child. Okay, तो अब जो है येट्स फिर से वापस जाना चाहते हैं. बेसिकली है क्या? देखिए बात क्या है. बेसिकली प्रेजेंटली जो है येट्स वो लंदन में रहते हैं, राइट. और लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जो है वो आयरलैंड में है. और अगर हम इन दोनों रीजन्स को, इंग्लैंड को एंड आयरलैंड को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि लंदन जो है वो एक अर्बन प्लेस है, मीन्स सिटी. ओके, जहाँ पे शहरों के जीवन वाली हम कह सकते हैं कि एकदम बिजी लाइफ है. सिटी लाइफ की बात कर रहे हैं. अपनी रूटीन लाइफ में लोग सुबह से लेकर शाम तक खूब बिजी रहते हैं. ओके, देयर इज़ ट्रैफिक, देयर इज़ पोल्यूशन, देयर इज़ हमड्रम ऑफ लाइफ. एंड जस्ट इसके ऑपोजिट है ये जगह आयरलैंड. ओके, जहाँ नेचर जो है वो एट इट्स बेस्ट है, जो कि फार अवे है फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड ऑफ सिटीज़ से. जहाँ पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, कामनेस है, कंटेंटमेंट है. तो पोएट ऐसी लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में जाना चाहते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को एंड फाइंड आउट करते हैं कि पोएट दरअसल करना क्या चाहते हैं वहाँ जाकर. सी द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. इससे पहले मैं स्टेंजा आपके लिए रीड आउट करूँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो पोएम है ये दरअसल एक लिरिक पोएम है. लिरिक पोएम का क्या मतलब होता है? एक म्यूजिकल पोएम, ऐसी पोएम जिसे हम सिंग कर सकते हैं, गा सकते हैं. तो इसका मतलब इसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम भी है जो कि है ABAB. डिटेल में इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. अब देखिए समझते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन को. सो हियर वी बिगिन. I'll arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. अब देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स भी प्रेजेंट किए हैं, उन्हें भी एक बार पढ़ लेते हैं. Arise means stand up, cabin room or cottage, wattles twisted sticks for making fences or walls. Glade means clearing or open space. Bee loud refers to the sound made by the buzzing of the bees.
तो यहाँ पर आप देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ, यहाँ पर पोएट एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं कि बस अब वो अराइज होंगे, मीन्स ही विल जस्ट स्टैंड अप नाउ। ओके, आई यहाँ पर रेफर्स टू द पोएट। ओके, आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर आई कौन है, आई किसके लिए आया है, राइट। तो आई यहाँ पर आया है पोएट विलियम बटलर येट्स के लिए। तो पोएट कह रहे हैं कि जस्ट वो आप खड़े होंगे एंड ही विल गो नाउ, ओके, और चले जाएंगे यहाँ से, कहाँ जाएंगे, एंड गो टू इनिसफ्री, राइट। अब वहाँ जाकर क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन में, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहाँ जाकर वो एक छोटा सा केबिन बनाएंगे। अब केबिन का क्या मतलब है, केबिन का मतलब वैसे तो रूम भी हो सकता है, राइट, एंड यहाँ पर जो है केबिन का मतलब है कॉटेज। देखिए ये है कॉटेज, ओके, और ये केबिन है, कॉटेज है, एंड किस चीज़ का केबिन या कॉटेज बनाएंगे वो, ऑफ क्ले एंड वेटल्स। ओके, क्ले का मतलब मिट्टी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए मिट्टी से, और वेटल्स का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं जिनसे फेंसेस या वॉल्स बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये देखिए क्ले से और वेटल से उन्होंने इस कॉटेज को बनाया है। तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके वो एक कॉटेज बनाना चाहते हैं, एक रूम बनाना चाहते हैं, कहाँ जाकर, यस, इनिसफ्री में जाकर। अब देखिए इसके अलावा वो क्या करेंगे वहाँ पर, 9 bean rows will I have there, okay, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, साथ में वो 9 bean rows वहाँ पर बनाएंगे। अब बीन जो है ये आपको पता है कि भी एक तरह की वेजिटेबल होती है, ये देखिए पिक्चर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की है, आप देखते समझ गए होंगे कि बीन्स क्या होती हैं, और 9 रोज़ वो वहाँ पर बनाएंगे। किसकी 9 रोज़ बनाएंगे, यस, बीन्स की जो रोज़ हैं वो बनाएंगे, ताकि वहाँ पर वो बीन्स को उगा सकें, ग्रो कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें अपनी खुद के यूज़ के लिए। अ हाइव फॉर द हनी बी, और साथ के साथ वो क्या रखना चाहते हैं वहाँ पर, एक हनी बी के लिए एक हाइव रखना चाहते हैं, यानी कि एक मधुमक्खी का छत्ता, मीन्स वो वहाँ पर बीज को भी पालना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, बी रियरिंग करना चाहते हैं, ताकि उनको उससे क्या मिल सके, यस, हनी मिल सके। अब आप ये देखिए कि वो केवल 9 बीन रोज़ उगाना चाहते हैं, साथ में एक हनी बी के हिसाब से जो है वो एक हाइव रखना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो उस जगह पर जाकर एक बहुत ही पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ जीना चाहते हैं। इंसान आज इस जीवन की आपाधापी में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि वो सच में जीवन जीने का अर्थ ही भूल चुका है, जबकि हमें इस बात का पता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो हम नेचर से इजीली प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो विलियम बटलर येट्स यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं। येट्स कह रहे हैं कि वो वहाँ पर 9 बीन रोज़ बनाएंगे, जिससे उनको सफिशिएंट फूड मिल जाएगा, साथ में कुछ हनी उनके लिए खाने के लिए हो जाएगा, एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज लाइफ देयर। क्योंकि उनको मेन जो चीज़ है वो चाहिए पीस, ओके। तो पीस कैसे मिलेगी, उसी के लिए बात है कि एक केबिन बन गया जी, ठीक है, किस चीज़ से बना, बहुत ही सिंपल, क्ले से और वेटल से, फिर खाने के लिए मिल गया, राइट। अब इसके बाद देखिए क्या है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, वो वहाँ पर बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई वहाँ पर क्राउड नहीं चाहते वो अपने साथ, ओके, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, केवल किस चीज़ में, बी लाउड ग्लेड में, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि वो बी हाइव बनाएंगे, ओके। देखिए आपकी बुक का नाम भी बी हाइव है, राइट, आप समझ गए होंगे कि बी हाइव का मतलब क्या है, राइट। और यहाँ पर जो है बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो बीज की जो आवाज़ है, क्या आवाज़ होती है बीज की, मधुमक्खियों की क्या आवाज़ होती है, यस, बीज बज, BUZZ, राइट। तो बजिंग साउंड जो है वो बीज की प्रोड्यूस की जाती है, बीज करती हैं बजिंग साउंड। कैसी होती है बजिंग साउंड, देखिए मैं आपको बताती हूँ, सुनिए इस आवाज़ को ज़रा ध्यान से। ये आवाज़ है बीज की, ओके। तो ये बजिंग साउंड जो है बस वो यही बजिंग साउंड सुनना चाहते हैं, और इसके अलावा उनको कुछ और नहीं चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब ये आपको पता ही है कि जो पोइट हैं वो इनिसफ्री में क्यों जाना चाहते हैं। मैं आपको बता ही रही हूँ शुरू से कि इन सर्च ऑफ पीस। तो
वहाँ पर केबिन बनाकर 9 रोज उगाकर एंड साथ में एक बिहाइव रखकर, राइट, वो क्या करेंगे, वो एक बहुत ही कंटेंटेड लाइफ जिएंगे, बहुत ही पीसफुल एंड कामनेस के साथ, एक ट्रैंक्विलिटी के साथ लाइफ जिएंगे, राइट। और पीस उनको ये कैसे मिलेगी, पीस उनको मिलेगी ड्रॉपिंग स्लो। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देख लीजिए स्टैंजा के। वेल्स का मतलब होता है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय विमेन टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस। क्रिकेट इज अ सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, ये ग्रास होपर के जैसा एक इंसेक्ट होता है। लिनेट का मतलब होता है एक बर्ड है ये, अ स्मॉल एंड ब्राउन ओके एंड ग्रे बर्ड ओके विथ शॉर्ट बीक। ग्लिमर का मतलब होता है समथिंग विच इज शाइनिंग, ओके। तो आप देखिए, मैं आपको बता रही थी कि पोएट वहाँ पर जाकर पीसफुल महसूस करना चाहते हैं, राइट। और पीस उनको कैसे मिलेगी, ड्रॉपिंग स्लो मीन्स शांति जो है वो हमें एकदम से नहीं मिलती, शांति जो है वो हमें धीरे धीरे मिलती है। सुकून, शांति, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही स्लोली महसूस होती हैं, राइट। और किस तरह से वो जो ड्रॉपिंग स्लो का क्या मतलब है, पोइट अगली फर्दर लाइन में एक्सप्लेन करें। देखिए, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ये जो शांति है ये उनको सुबह से लेकर ओके तब तक मिलेगी जब तक कि क्रिकेट सिंग करते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। पहले तो आप इस वेल्स ऑफ द मॉर्निंग को समझिए। ये मैंने आपके लिए पिक्चर यहाँ पर प्रेजेंट की है, देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है ये दरअसल सीन है सुबह का, ओके सुबह का एक दृश्य है। व्हेन इट इज़ क्लाउडी in the morning and the view of the sky is not very clear, okay, then it will appear as if the morning has worn a veil and it has hidden itself. एकदम सुबह का मौसम है, बिल्कुल पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं है वेदर, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वेल जो है, वेल का क्या मतलब होता है, वेल का मतलब होता है पर्दा, वेल का मतलब होता है घूंघट। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस लेडी ने वेल पहना हुआ है, राइट, घूंघट किया हुआ है, आप समझ सकते हो, घूंघट, पर्दा, राइट। तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि जो मॉर्निंग है उसने भी एक पर्दा सा लगाया हुआ है इन ऑर्डर टू हाइड इट्स ब्यूटी, ओके। तो अंदर क्या है, कितनी खूबसूरत है वो सुबह, उसे छुपाने के लिए जैसे घूंघट सा, एक पर्दा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह के सीन को देखकर पोइट काफ़ी पीसफुल महसूस करेगा। पोइट दरअसल ये कहना चाहता है, राइट। और साथ में वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब क्रिकेट जो है वो क्या होता है, क्रिकेट होता है एक तरह का, हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट है, और ये ग्रास ऊपर के जैसा एक इंसेक्ट होता है, पिक्चर में देख सकते हैं। और ये एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस करता है। दरअसल जो मेल क्रिकेट होता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ये आवाज़ आपने ज़रूर सुनी होगी, मैं आपको एक बार फिर से सुना देती हूँ, सुनिए। तो बताइए, सुनी है ना आपने ये आवाज़, ये है दरअसल क्रिकेट की आवाज़। और पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो आवाज़ है ये क्रिकेट करेगा, ओके। एंड इस आवाज़ को सुन के भी पोएट को बहुत ही पीसफुल महसूस होगा। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नोन अ पर्पल ग्लो। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। ये देखिए, ये मिडनाइट का सीन यहाँ पर प्रेजेंट किया है, राइट। ये मिडनाइट का सीन है और इस मिडनाइट में क्या है, ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, शाइनिंग, ओके। एक तरह से जब चमक होती है, तो मिडनाइट जो है उसमें भी बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा, ओके। आप देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, राइट। कि जो क्रिकेट है वो जब बोलता है, या मान लीजिए जो मॉर्निंग है उसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं इतनी सुंदर चीज़ों को। सिटी लाइफ में तो हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी बिजी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो है मिडनाइट्स ग्लिमर का मतलब रात को भी जब हम देखेंगे तो रात भी एकदम चमकती हुई नज़र आएगी पोएट को, और इससे उसे पीस मिलेगी। नून्स अ पर्पल ग्लो, ओके। ये देखिए, नून का जो पर्पल ग्लो है वो कैसा होगा, जब आफ्टरनून होगी, सन एकदम अच्छे से शाइन कर रहा होगा, तब वहाँ पर कुछ पर्पल कलर का जो ग्लो है वो देख सकते होंगे पोएट, और उसे देखकर वो काफ़ी पीसफुल महसूस करते होंगे। इन पिक्चर्स को देख के आप इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि सच में कितना पीसफुल लगेगा सुबह से लेकर, और अब तक हमने दोपहर तक की बात की है, राइट। और साथ में जो है लास्ट जो लाइन है इस स्टेंजा की वो है, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। इवनिंग यानी कि देखिए, अब आपने मॉर्निंग की बात की, देन हमने नून की बात की, और अब पोएट बात कर रहे हैं इवनिंग की। तो कहने का मतलब है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक पूरा दिन उन्होंने बताया, पूरे दिन का स्केड्यूल बताया, रूटीन बताया कि क्या होगा। मॉर्निंग में वो वेल
जो है एकदम मॉर्निंग का उसे महसूस करेंगे, आफ्टरनून में एक पर्पल ग्लो जो है उसे महसूस करेंगे, क्रिकेट को गाता हुआ सुनेंगे मॉर्निंग में साथ के साथ, ओके। एंड जो लिनेट्स हैं वो उनके विंग्स देखेंगे शाम के टाइम, और इन सब चीज़ों को देखकर वो पीसफुल महसूस करेंगे। लिनेट मैंने आपको बताया ही था, ये एक छोटी सी चिड़िया होती है, छोटा सा बर्ड होता है, उसकी छोटी सी चोंच होती है, एंड इट्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रे कलर, ओके। तो ये देखिए लिनेट्स के जो विंग्स हैं, शाम के टाइम क्यों दिखेंगे लिनेट्स के विंग्स पोएट को? यस, इसीलिए कि शाम के टाइम अगर आपने कभी छत में देखा हो, छत पर जाकर देखा हो, आकाश में देखा हो, तो जितने भी पक्षी हैं वो सारे अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। तो उस समय बिल्कुल जो स्काई है वो फुल ऑफ बर्ड्स दिखाई देगा पोएट को, और वहाँ पर वो लिनेट के जो विंग्स हैं उनको देखते हुए, उड़ते हुए उनको देखते हुए बहुत ही पीसफुल महसूस करेंगे। पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा। I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart score. सबसे पहले देखिए, लैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग, और हार्ट स्कोर का मतलब द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब देखिए ये जो लाइन है आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये रिपीट हुई है, रेपिटेशन यहाँ पर पोएट ने यूज किया है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं बस खड़ा होऊंगा, बस चला जाऊंगा यहाँ से। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा हमेशा के लिए, रात के लिए भी दिन के लिए भी का मतलब क्या है? हमेशा हमेशा के लिए। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, पोएट जो है वो कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा है उस लेक वाटर की लैपिंग की साउंड को मैं सुन सकता हूँ। लेक का मतलब झील, आपको पता ही है, राइट। और वाटर लैपिंग का मतलब जब पानी जो है वो शोर से, किनारों से टकराता है, राइट। तो जब पानी बहता है, टकराता है किनारों से, तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, लैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग, ओके। लो साउंड्स बाय द शोर, शोर का मतलब किनारा, कि जब झील का पानी जो है वो किनारों से टकराता है तो जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, किस तरह की आवाज़ होती है? क्या आपके कानों में वो आवाज़ गूंज रही है? अगर नहीं गूंज रही है तो आप ज़रा इसे सुनकर देखिए, कितनी पीसफुल आवाज़ है ये, राइट। तो ये जो लेक वाटर के लैपिंग की आवाज़ है, ये पोएट वहाँ पर महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए उनको फिर से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई है कि ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट प्लेस, द प्लेस इन इज फ्री। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score. पोएट कहते हैं कि चाहे तो मैं रोडवे पर खड़ा हूँ, मीन्स रोड पर खड़ा हुआ हूँ, चाहे मैं ग्रे कलर के पेवमेंट पर, पेवमेंट का मतलब आप समझते हैं फुटपाथ, पगडंडी बनी हुई होती है, ओके, चलने के लिए लोगों की, सिटी में दरअसल ऐसा होता है। तो पोएट कहते हैं कि जब मैं रोडवे पर खड़ा हूँ अपने सिटी में, राइट, लंदन में, और चाहे मैं पेवमेंट पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या सुनाई देता है? आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मुझे तो लगातार वो आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन सी आवाज़? जी हाँ, लैपिंग, ओके, वाटर लैपिंग, लेक वाटर लैपिंग की जो आवाज़ है पोएट सुन पाते हैं, चाहे वो रोड्स पर खड़े हुए हों, शहर में कहीं भी जा रहे हों, खड़े हुए हों, कि पेवमेंट पर खड़े हुए हों। किस कलर के पेवमेंट पर? ग्रे कलर के पेवमेंट पर। देखिए, ये मैंने आपके लिए पिक्चर्स यहाँ पर अरेंज की हैं। रोड पर खड़ा है पोएट, ओके, ट्रैफिक है यहाँ पर, लेकिन इस समय भी इसके मन में जो है, वेन एवर ही इज स्टैंडिंग ऑन दिस रोड वे और ऑन द ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स, ये ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर पोएट खड़ा, ही हियर्स द साउंड डीप इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, हमेशा उसे लगातार यही जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनाई देती है, और इसीलिए जो पोएट है वो वापस से जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? इन इस फ्री में जाना चाहता है। और इसी के साथ हमारी इस ब्यूटीफुल पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। अब जल्दी से देख लेते हैं इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो मैंने आपको बताया भी था, पोएम की राइम स्कीम थ्रू आउट द पोएम, तीनों स्टेंजाज में यही रहेगी, ए बी ए बी। फर्स्ट स्टेंजा को मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है। लास्ट वर्ड्स आप देख सकते हो, इन इज फ्री, हनी बी, दे आर राइमिंग, so we give them an A. Mate and glade, they are rhyming, so we give them a B. Okay, so the rhyme scheme becomes A B A B. Now, literary devices, जो और दूसरे literary devices यूज़ हुए हैं पोएम में, alliteration सबसे पहले यूज़ हुआ है, जो कि आपको पता है कि repetition होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, जो दो या दो से ज़्यादा आसपास जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उनमें बार बार रिपीट होती है आवाज़। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, hive, honey bee, her sound is repeated, lake lapping low, l sound is repeated। रेपिटेशन यूज़ हुआ है, मैंने आपको बताया भी था,
आई विल अराइज एंड गो नाउ, ओके। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है पोइट की, इसीलिए स्टैंजा 1 और 3 में वो इस लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, मॉर्निंग जो है उसे पर्सोनिफाई किया है। मीन्स पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपको पता ही है कि जब हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ दे देते हैं, मीन्स किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटीज़, लिविंग बींग्स वाली क्वालिटीज़ दे देते हैं। जैसे मॉर्निंग जो है, ऐसा कहा है कि उसने ऐसा लग रहा है कि घूंघट ओढ़ रखा है, वेल लगा रखा है, राइट। जबकि मॉर्निंग तो घूंघट नहीं कर सकती ना, वो तो कोई ह्यूमन बीइंग करेगा, लेडीज़ करती हैं, जैसे हमारे हिंदू कस्टम्स में या इवन क्रिश्चियंस में भी और मुस्लिम्स में भी, राइट, बुर्का पहनते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारा एक रिचुअल है, राइट, ह्यूमन बीइंग्स का एक रिचुअल है, ना कि मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड हियर। मेटाफर, क्लाउड्स आर कंपेयर टू वेल्स। नाउ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर सभी प्रोवाइड किए हैं। आप स्टूडेंट्स की बार बार डिमांड आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए दिए हैं। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी जो स्लाइड्स हैं, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स की एक और डिमांड आई थी मेरे पास कि मैम अगर हो सके तो शॉर्ट सी समरी हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा किसी भी पोएम की या लेसन की। तो आगे से जो भी मेरी वीडियो में बनाऊंगी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैं उसमें एक समरी भी आपके लिए मेंशन करूंगी, ताकि आपको पोएम जो है उसका जो कंटेंट है या जो चैप्टर है उसका कंटेंट बहुत ही शॉर्ट पे भी क्लियर हो सके। तो ये समरी मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है। लेट मी रीड इट फॉर यू। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू गो टू Innisfree where he can live freely in his cabin. However, the present situation of the poet is just the opposite of what he wants. Overall, in the poem, the poet wants peace, which according to him can only find it near the lake of Innisfree. Okay? Now, that's it all about the Lake Isle of Innisfree. Thanks a lot for watching this video. Thank you so much.